10 साल की उम्र थी आपकी जब आपने पहलवानी शुरू की। हाँ, उस समय क्या सोचा था आपको क्या बनना है? ये सामान्य नस्ल जैसे वो सभी लोगों को होते हैं जो उसी में फर्स्ट आए थे, पर इनको बिजली सुनाई नहीं देती थी। वो कह रहे हैं कि पूरे देश में अभी किसी के पास नहीं है, पास ओलंपिक के मेडल, एक बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए भी और वीरेंद्र के लिए भी। वीरेंद्र भी इस बात पे कभी दुखी नहीं होता कि लोग मुझे गूंगा पहलवान कहते हैं। सुशील कुमार के साथ बड़ा किस्सा सुना कि वो आपके आपके साथ खेलते थे। सुशील कुमार वैसे दोस्त भी थे और दोस्त हैं भी। 5 ओलंपिक मेडल जीतने के बाद जूनियर कोच है बंदा। तो फलां खिलाड़ी विदेशी कोच से फिलहाल प्रैक्टिस कर रहे हैं, विदेशी कोच के साथ, तो कभी सर ने नहीं किया ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। कोई सरकार ने अभी ऐसा कोई कदम उठाया नहीं वीरेंद्र के लिए। कोई इंजरी का कोई कैसा भी सरकार का कोई कैसा वो नहीं है। राम राम, नमस्कार। मेरा नाम सोनिया सत्यानीता है। आज हम आपको मुखातिब कराने वाले हैं एक ऐसे पहलवान से जिनकी कहानी सुनकर, जिनकी जर्नी सुनकर आप कहेंगे वाह वाह, कमाल, वाह कमाल। उनका संघर्ष सुन के आप इमोशनल होंगे। आप इमोशनल होंगे उनके जीवन से जुड़ी हर उपलब्धि को जानकर। आज हम हैं गूंगा पहलवान, जिनको आप जानते हैं वीरेंद्र पहलवान के नाम से। अब और जो उनकी जो पूरी जर्नी है, रामबीर डागर साहब हैं, ये भी पहलवान हैं और ये दोनों हम कहें कि मित्र हैं। ये हमें इनकी जर्नी से मुखातिब कराएंगे। सर राम राम। अब आप ये बता दें कि आप इनके साथी रहे हैं सर? जी, साथ रहा हूँ काफी दिनों से। साथी रहे हैं जी। अब तो ज़रा इनकी पूरी जर्नी हमें बता दें कि कहाँ से इन्होंने पहलवानी शुरू की, किस तरह से इनकी जर्नी शुरू होती है। 10 वर्ष की आयु में वीरेंद्र ने शुरुआत की थी। और जब वीरेंद्र इनके चाचा लाए थे इन गांव से, इनको पैरों में दिक्कत थी, उसको दिखाने के लिए लाए थे। तो फिर अखाड़े में ही पहलवान जी थे इनके पिताजी, और उन्हें देख देख के इन्होंने वहाँ से शुरुआत की 10 वर्ष की आयु से। तो इनके पिताजी भी पहलवान रहे हैं? इनके पिताजी भी पहलवान है और चाचा जी भी। और ये फिर यहाँ दिल्ली आए थे अखाड़े में, और दिल्ली आने के बाद ही इन्होंने अपनी पहलवानी शुरू की थी। उम्र थी वो 10 साल की। हाँ, 10 साल की उम्र थी आपकी जब आपने पहलवानी शुरू की। हाँ, उस समय क्या सोचा था आपको क्या बनना है? वो पिताजी और काका चाचा को देख के उन्होंने देखा कि वो भी रेसलर हैं, तो उन्हें देख के इनको लगा कि मुझे भी रेसलिंग करनी है और देश के लिए खेलना है। तो इनको सिखाया इनके पिताजी ने ही? हाँ, इनके चाचा जी और पिताजी इन दोनों। तो वही कह रहे हैं कि चाचा जी पैरों को दिखाने के लिए लाए थे, और उसके बाद फिर उन्होंने ही ट्रेन किया था। पढ़ाई भी की है। हाँ, दिन को स्कूल जाते थे, फिर यहाँ अखाड़े में आ जाते थे, और फिर पढ़ाई और कुश्ती दोनों साथ की हैं। और इनके चाचा जी ने ही संभाला था। मैं तो बाद में आया हूँ जब ये रेसलर बन चुके थे। तो पैरों में जैसे चल चल फिर सकते थे आप, या किस तरह की दिक्कत थी? नहीं, वो एलर्जी थी कोई। ये काले दाग पड़ी, एलर्जी थी कोई। ये इनको ही दिखाने के लाए थे, काफ़ी दिक्कत में थे जब। और फिर यहाँ से कुश्ती शुरू हुई थी इनकी। अब फिर पहला मेडल कब आया, पहली बार कब खेले? ये सामान्य नस्ल जैसे वो सभी लोगों को होते हैं जो उसी में फर्स्ट आए थे, पर इनको बिजली सुनाई नहीं देती थी। तो इसकी वजह से वर्ष 2002 में इनका नेशनल में कैडेट में गोल्ड मेडल आया था, पर वहाँ से इसलिए निकाल दिया कि इनको बिजली सुनाई नहीं देती और ये आउट ऑफ कंट्री नहीं खेल सकते। तो उसके बाद वीरेंद्र बिल्कुल टूट गए थे कि अब क्या करना है, अब तो कैसे करेंगे। फिर उसके बाद दंगल लड़ना शुरू किए, जो कुश्ती मिट्टी के दंगल होते हैं उनमें। और इनको पता लगी कि 2005 में डेफ ओलंपिक होता है। डेफ तो इनके चाचा जी पिताजी ने तो शुरुआत तो उन्होंने अपने पैसों से भेजा था, जब तक सरकार का कोई प्रोत्साहन कैसा भी नहीं था। 2005 की बात है वो। ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था डेफ ओलंपिक में। इनके 5 डेफ ओलंपिक के मेडल है, 2005, 9, 13, 17, 21।
और छठे ओलंपिक की इनकी तैयारी है 2025 के टोक्यो जापान में। वो कह रहे हैं कि पूरे देश में अभी किसी के पास नहीं है 5 ओलंपिक के मेडल। एक बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए भी और वीरेंद्र के लिए भी, देशवासियों के लिए भी उपलब्धि है, क्योंकि मेडल मेडल खिलाड़ी का नहीं होता है, पूरे देश का होता है। जब माटी के दंगल लड़ते थे आप, और बहुत सारे दंगल आपने जीते भी होंगे, है ना, तो उस समय जब लोग आपको देखने के लिए उत्सुक होते थे, बड़ा नाम था आपका। हरियाणा के गांव देहात तक हम सुनते थे कि एक पहलवान है, गूंगा पहलवान है, बड़ा नाम आपका। तो वो जब लोग उछलते थे, आपके नाम की जयकारे लगाते थे, कैसा लगता था? वीरेंद्र भी इस बात पे कभी दुखी नहीं होता कि लोग मुझे गूंगा पहलवान कहते हैं। वो खुशी होता था कि कोई बात नहीं, पर मुझे प्यार बहुत करते लोग। ये अनुभव जरूर कहते थे कि कई लोग अब भी हमसे सोशल मीडिया पे कहते हैं कि गूंगा पहलवान मत लिखो, जबकि वीरेंद्र खुद चाहता है कि लोग उसे गूंगा पहलवान के नाम से बुलाएं, और ये खुश था इस चीज़ में। तो लोग जब भी हम दंगलों में जाते थे तो सब पहले ही पता पड़ जाते थे कि भाई गूंगा पहलवान आ गया, और पूरा प्यार था, मतलब एक तरीका। वहीं से फिर उन्होंने अपनी कुश्ती, जब सरकार प्रोत्साहन नहीं कर रही थी तो फिर दंगलों में जाके अपनी कुश्ती को बचाए रखा, मतलब खत्म नहीं होने दिया कि नहीं, मुझे देश के लिए भी खेलना है और अपने लिए भी। जैसे ये मिट्टी के दंगल, उसमें कंपटीशन मिल जाता था वीरेंद्र को, और मतलब दंगलों में कंपटीशन मिल जाता था। जैसे वहाँ पे हम ये कर ले कि वजन नहीं होता, वहाँ पे हम ये कर ले छुट्टी देनी होती है। हाँ, 100+ के पहलवानों से होती थी सारी कुश्ती। ऐसी भी कोई कुश्ती हुई जिसमें आपने छुट्टी बोली होगी, भाई कोई आ जाए? ऐसी तो बहुत हुई है सोनिया जी, बहुत हुई है, पूरे देश में गई है। ऐसी बात नहीं है कि ये तो देश के मतलब बड़े बड़े जो पहलवान थे ना दंगलों के, उनसे सबसे लड़े हैं। और लास्ट की कुश्ती लड़ते थे, वो उसको बोलते हैं छुट्टी बोलने वाली। छुट्टी बोलने वाले उसको ही लड़ते थे। और कई बार ऐसा जब बहुत बड़े दंगल होते तो सेकंड कुश्ती तो वीरेंद्र की होती थी। सुशील कुमार के साथ बड़ा किस्सा सुना कि आपके साथ खेलते थे। सुशील कुमार वैसे दोस्त भी थे और दोस्त हैं भी, और उनसे लगातार वीरेंद्र की 5 बार कुश्ती हुई है। सुशील कुमार यही कहते थे कि वीरेंद्र मेरे से कम नहीं है, और उन्होंने जब भी भारत सरकार से कई बार उन्होंने अपील भी की कि वीरेंद्र को वही प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए जो हमको दी जाती है, क्योंकि ओलंपिक कोई भी हो, ओलंपिक होता है। जब ये पहला डेफ ओलंपिक खेलने गए विदेश में एक बड़े लेवल पे, जहाज देखा पहली बार, वो कितना अच्छा लगा। हाँ, जहाज तो ये कह रहे वैसे जर्नी तो बहुत अच्छी रही, पर जब सरकार की वो देखी तो बहुत बुरा भी लगा कि सरकार की कोई कैसे भी, और जो ओलंपिक खिलाड़ी है उनको तो प्रोत्साहन के रूप में सारी चीज़ दी जाती हैं और बड़े बड़े लेवलों पर बुलाया जाता है। पर जब भी वीरेंद्र ने कभी एक संघर्ष, उनके पिताजी का भी, उनके चाचा जी का भी, हम तो पीछे उनके साथ लगे हुए हैं, और पर संघर्ष बहुत लंबा। फिर इनके पिताजी ने ये बात कही कि अगर वीरेंद्र बैठ जाएगा तो पूरे देश का जो डेफ कम्युनिटी है वो बैठ जाएगी, इसलिए तुम आगे चलते रहो और सरकार भी सुनेगी, और सरकार ने सुनी भी। और हम कहें कि कुश्ती में हम कहें कि अब डेफ कुश्ती में हम ये कहें, या फिर डेफ खेलों में हम ये कहें कि इनका नाम ही जाना गया सबसे पहले, सबसे ज्यादा। जी जी जी, बिल्कुल डेफ को इन्होंने ही जनाया है। और 5 ओलंपिक के मेडल कोई छोटे थोड़ी है। हर नीरज भाई ने भी 2 जीते हैं, और तीसरे की तैयारी में लगे हुए हैं, और हम तो काम न करते तीसरा भी वो गोल्ड जीते। और अभी पैरा में भी दीपा मलिक जी ने भी शायद 2 ही मेडल जीते हैं। 5 किसी के पास नहीं है। 5 किसी के पास नहीं है। लेकिन जो आप ये पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, इनमें हम कहें कि एक हो गया ओलंपिक कैटेगरी, एक हो गया पैरालंपिक कैटेगरी, एक हो गया डेफ ओलंपिक। अब तो इसमें फिर किस किस तरह से हैं? जैसे कि हम माने कि डेफ ओलंपिक को पैरालंपिक के मुकाबले का कोई किसी तरीके की धनराशि नहीं मिलती, इतनी सुविधाएं नहीं मिलती है डेफ ओलंपिक में खेलने पर। सेंटर की पॉलिसी है जो वो पैरालंपिक, ओलंपिक और डेफ ओलंपिक, उनको तीनों को इक्वल मानती है। जैसे गोल्ड मेडल पे उनको 75 लाख रुपए दिया जाता है, तो डेफ ओलंपियन को भी, पैरालंपियन को भी और ओलंपिक को भी वो सेम है। पर इसमें एक हरियाणा सरकार ने से क्या, वीरेंद्र से ही क्या चूक हुई है, इसकी क्या गलती है बेचारे की, तो अपना मेडल जीत रहा है लगातार। हरियाणा सरकार जो सबसे प्रोत्साहन ज़्यादा राशि दे रही थी खिलाड़ियों को, उन्होंने ही इनके साथ 2017 में
गलत हुआ। तो अब तो हम मुख्यमंत्री जी से मिले, उनको सारी समस्या बताई और उन्होंने हमें कहा भी है कि सारी चीज़ होंगी, ऐसी बात नहीं है। और हमें उम्मीद भी है, मुख्यमंत्री जी से पूरी उम्मीद भी है कि इस बार हमें लग रहा है क्योंकि हमने यहाँ सीएम विंडो में हरियाणा भवन में हम गए थे वीरेंद्र और मैं 14 तारीख को, तो वहाँ भी मैंने सीएम विंडो में दी, उसका भी रिप्लाई आया है। पहली बार मैं ऐसे देख रहा हूँ कि कुछ नया हो रहा है। आप ये कब से गुहार लगा रहे हैं सर? नहीं, हम 2017 से, 17 से। क्योंकि पॉलिसी 2015 में बन चुकी थी। उससे पहले वीरेंद्र के मेडल कोई माने नहीं रखते, क्योंकि जब पॉलिसी नहीं थी तो पॉलिसी के तहत हम कैश अवार्ड मांग रहे हैं, जबकि लोग कहते हैं कि पैसा मांग रहे हैं। अरे पैसा नहीं मांग रहे हम, जो अगर वीरेंद्र को मिलता है तो सारी जो कम्युनिटी है डेफ की, उसको सभी को मिलता है। वीरेंद्र अकेले की तो वो है नहीं। अब डेफ बच्चा तो किसी को भी हो सकता है, किसी के घर में भी हो सकता है डेफ। तो हरियाणा सरकार ने ये 2017 का भी पूरा कैश अवार्ड नहीं दिया, 2016 वर्ल्ड चैंपियनशिप का कोई कैश अवार्ड नहीं दिया, 2022 का वो भी 5वां हिस्सा दिया जो पैरा ओलंपियन को देते हैं, और डेफ ओलंपियन को 5वां हिस्सा दे रहे हैं पैरा का। जबकि उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, एमपी में, महाराष्ट्र में सब जगह पॉलिसी इक्वल है। और एक हमारे हरियाणा में ऐसा हुआ। चलो, हम तो ये कह रहे हैं कि अब भी हमें उम्मीद हरियाणा सरकार हमारी सुनेगी और जो वीरेंद्र के कैश अवार्ड और नौकरी जो रुके हुए वो मिलेंगे। और नौकरी के बारे में बताऊं, मैं कई बार ये कह चुका हूँ कि जो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट थे उनको तो पहले 2017 में इनके लिए SCS प्लस 8 साल की सीनियरिटी से घोषणा की थी। और अब भी जूनियर कोच है, बताओ, 5 ओलंपिक मेडल जीतने के बाद जूनियर कोच है बंदा। तो हरियाणा सरकार, और हम तो केंद्र सरकार की हम बिल्कुल भी वो नहीं कर रहे। अब जब तक खिलाड़ी को दर्द होता है, अभी इसको भी दुख होता है कि सभी प्लेयर्स को, अब वो नौकरी के बोल रहे हैं कि सब जो मेरे से बहुत जूनियर प्लेयर्स तो वो आज बड़े बड़े ऑफिसर हैं हरियाणा सरकार में, और ये अभी जूनियर कोच है, ग्रुप C है इनकी। और ये चीज़ दुख वाली है कि, और हम तो यही है, मुख्यमंत्री जी सुनेंगे अब की बार, और काफ़ी अच्छे से मिले हमसे, अच्छी बात की। अब नायब सैनी जब सूबे के दूसरी बार मुखिया बने हैं तो आप अब गए, उनसे मिले आप? हाँ, वीरेंद्र भी संतुष्ट है उस बात में कि पहले ऐसे नहीं होता था। जैसे अब मुख्यमंत्री जी बहुत नॉर्मल तरीक़ा से सारी चीज़ पूछी और एप्लीकेशन ली, उसका रिप्लाई भी हम पे आ रहा है। तो ये चीज़ अब की बार हमें लग रही है कि ज़रूर होगा काम। तो राज्य में जो डेफ ओलंपिक या फिर डेफ ओलंपियंस को लेके जो पॉलिसी है उसके तहत क्या है? उसके तहत ये है कि बस एक डेफ ओलंपिक को ही इन्होंने पॉलिसी में लिया है, जबकि डेफ वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होनी चाहिए। डेफ एशियन जैसा अब डेफ प्लेयर गए हैं खेलने के लिए, वो भी होने चाहिए। ये चीज़ कई कैटेगरी नेशनल भी नहीं मिला रखा। जो नेशनल जीतेगा तो वो कुछ भी नहीं देगा, सिर्फ ओलंपिक जो जीतेंगे उनको ही राशि मिलेगी। 5वां हिस्सा, पैरालंपिक का 5वां हिस्सा मिलेगा। और उसमें कितनी राशि आती है सर? उसमें आती है 1 करोड़ 20 लाख रुपए, और पैरालंपियन को गोल्ड में मिलती है 6 करोड़, और डेफ ओलंपियन को मिलती है 1 करोड़ 20 लाख। और सर को कितना मिल चुका अभी तक? वीरेंद्र को 2017 का 5वां हिस्सा मिला है, 1 करोड़ 20 लाख रुपए तो, और इसकी जॉब भी बची हुई है उसमें 2017 की, कोई प्रमोशन नहीं हुआ उसका। जूनियर कोच 2015 में लगाया था, जूनियर कोच है आज तक। और इनका आखिरी ओलंपिक वाला मेडल कब आया था? 2022 में आया था जी, ब्राजील में। हाँ, 2022 में आया था। और मैं कहूँ कि 2022 में जो हमने देखा कि इससे पहले जो ओलंपिक मेडल जीते, क्या धूम धड़ाके से उनका स्वागत हुआ। और फिर इनके लिए किस तरह से परिस्थिति रही कि बहुत कम लोग स्वागत के लिए आते हैं, बहुत कम लोग सोशल मीडिया पे बधाइयाँ देते हैं। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, लोगों ने तो पूरा सम्मान दिया है। पर ऐसा हो जाता है, अगर सरकार भी सम्मान दे देती तो वो डबल हो जाता है। लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, अब भी नहीं छोड़ी, पहले भी नहीं छोड़ी थी। और पर सरकार का जो एक प्लेटफॉर्म पे वो सम्मान करती है खिलाड़ी का, कि वो चीज़ वीरेंद्र के साथ इन्होंने कभी नहीं की। जैसे इतना बड़ा प्लेयर है, का बुला के भाई वीरेंद्र को हम सम्मानित कर रहे हैं, और ये चीज़ प्लेयर को फिर दुख होता है। ये कई बार बायूस बहुत ज़्यादा हो जाता है कि मुझे नहीं करनी। फिर मैं और पहलवान जी, इनके पिताजी हैं और चाचा जी हैं, जो फिर इनको कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, सारी चीज़ होंगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इससे लगातार 8 मिनट बात की थी। तो उन्होंने कहा था कि वीरेंद्र क्या
तो मैं क्या ऐसी शक्ति है कि लगातार आप ओलंपिक में मेडल जीतते जा रहे हो, और 2005, 9, 13, 17, 21, तो वीरेंद्र ने यही कहा था कि मैं ज़्यादा खाने पीने पे कम नहीं, प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान करता हूँ। मैं ऐसा है, कई बार परिस्थिति ऐसी भी होती थी, पर वैसे पहलवान जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, तो पर खाने पीने का ज़्यादा इनको कभी वो नहीं है कि खाने पीने से पहलवान हो जाते हैं, इनको मेहनत का ज़्यादा शौक। ये सुबह 4 बजे अब भी उठ जाते हैं डेली। अब भी वो तैयारी में लगे हुए हैं 2025 की में। 9 बजे बंद हो जाती है और सुबह 4 बजे सुबह उठ जाते हैं। ये रात को 12 बजे सोएंगे, जब भी 4 बजे उठेंगे। कोई विदेशी कोच नहीं, कोई इस तरह के नहीं, कोई वैसी सरकार की फैसिलिटी अभी कोई कैसी भी नहीं मिली। अब टॉप स्कीम चली हुई है, टॉप स्कीम चली हुई है, और पैरा एथलीट उसमें लगभग 30 ले रखे हैं टॉप स्कीम में। टॉप स्कीम में आउट ऑफ कंट्री में आप ट्रेनिंग कर सकते हो। अगर यहाँ करना चाहते हो तो यहाँ आपको कोच मिलेगा, फिजियो भी मिलेगा, सारी चीज़ आपका, कोई कुछ भी नहीं है। ये तो अपने आधार पे चला हुआ है। आप अपने आप से ही अभ्यास करते हो कुश्ती का, अपने आप ही प्रैक्टिस करते हो? बस सरकार जब ही देखती है, जब कोई ओलंपिक वगैरह होता है, कैंप लगवा देते हैं 1 महीने का, बस। नहीं तो वीरेंद्र अपने लगातार यहाँ। जैसे मैं सुनती हूँ कि फलां खिलाड़ी विदेशी कोच से फिलहाल प्रैक्टिस कर रहे हैं, विदेशी कोच के साथ, तो कभी सर ने नहीं किया ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। कोई सरकार ने अभी ऐसा कोई कदम उठाया नहीं वीरेंद्र के लिए। मैं तो कई बार लिखित में देखा हूँ कि टॉप स्कीम में लेना चाहिए। टॉप उसमें सारे टॉप प्लेयर हैं जो ओलंपिक की तैयारी के लिए सारी चीज़ उनको फैसिलिटी मिलती है। तो वीरेंद्र को ये चीज़ अभी है नहीं। जैसे 2009 में पहला मेडल आया सरकार, 2005 में माफ कीजिएगा पहला मेडल आया, तो उस समय हुड्डा सरकार थी, तो उनकी ओर से क्या जेस्चर रहा, उनकी ओर से क्या क्या सुविधाएं दी गई? उनकी ओर से 2009 में इनको जॉब दी गई थी बिजली बोर्ड में, और फिर 2013 में जो पॉलिसी चेंज की थी, उन्होंने पैरा एथलीट को मिलाया था पॉलिसी में। तो उनको उनसे ये चूक हो गई कि ये वीरेंद्र ये पैरा एथलीट में आता है, तो उसके चक्कर में वो पैरा एथलीट भी इक्वल हो गए। पर वो जब भी इसमें 2013 में जाने से पहले इनको एक फिर नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया था कि डेफ ओलंपिक को भी इसमें शामिल किया जाए। वे फिर 2015 में मनोहर लाल खट्टर जी ने उसको नहीं, उसको जो वो पॉलिसी बनाए गए थे हुड्डा साहब, वो ही खट्टर साहब ने लागू कर दिया 2015 में। तो उसमें इक्वल हो गए थे पैरा ओलंपिक, ओलंपिक और डेफ ओलंपिक। तो 2016 का जो मेडल था वर्ल्ड चैंपियनशिप का वीरेंद्र का, उसका भी कोई कैश अवार्ड नहीं मिला, जबकि पॉलिसी के तहत मिलना चाहिए था। और 2017 में जो कैश अवार्ड है वो भी 5वां मिला। तो ये चीज़, और 2022 का सैनी जी को हमने बताई, मुख्यमंत्री जी को, और वो सीरियसली ले रहे हैं मेरे हिसाब से। तो आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा मेरे हिसाब से। अब अभी के दिनों में बात करी आपने नायब सैनी जी से, अच्छे से मिले, बढ़िया से मिले? बढ़िया से मिले? नहीं, बिल्कुल अच्छे ही मिले, और सीएम साहब ने बहुत अच्छा सम्मान किया वीरेंद्र का, और गले में मेडल भी पहनाया, और कही कि भाई वीरेंद्र, मैंने कही सर ये पद्मश्री गूंगा पहलवान जी हैं, तो बोले इनको तो पूरा देश जानता है, इनको कौन नहीं जानता। तो वो उनका जो लहजा था वो बता रहा था कि वो खुश हैं। 5 बार इन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता। वहाँ भी मैं कहूँ कि जैसे दूसरे ओलंपिक्स में जाते हैं खिलाड़ी, वहाँ भी वैसे ही जाते हैं, उतनी ही तादाद में, उतनी ही संख्या में, और उतने ही ताकतवर पहलवान होते हैं। उसमें लगभग 200 कंट्री हैं। जहाँ 200 देश वहाँ खेल रहे हो, तो वो हल्की चीज तो है नहीं। पहलवान भी पूरे तगड़े आते हैं। बिल्कुल तगड़े आते हैं। जब वीरेंद्र का 2022 में फर्स्ट नहीं आया, कंधे में इंजरी थी थोड़ी, अब फिर ऑपरेशन करवा के लाए हम मुंबई। तो क्या इनको वहाँ इतनी सुविधाएं मिलती हैं जो दूसरे पहलवानों को मिलती हैं, जैसे विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, वैसा नहीं मिलती? बिल्कुल नहीं, हम तो ऑपरेशन भी अपने पैसे से करवा के लाए थे। कोई इंजरी का कोई कैसा भी सरकार का कोई कैसा वो नहीं है। मैंने तो ये मुंबई करवाया था वीरेंद्र का ऑपरेशन, अभी एक वर्ष हो गया। अभी कोई सरकार का कोई ऐसा वो नहीं था। तो वैसे हमने फॉर्म भर रखा है इनके, अगर जॉब से मिल सकते हैं शायद कुछ पैसा, पूरा तो वो भी नहीं मिलेगा।
चलो वो बात पैसे की नहीं है, पर सरकार को ये चीज़ तो देखनी चाहिए कि इतना बड़ा प्लेयर हमारा जो देश का नाम रोशन कर रहा है, उसको इन स्कीमों में तो लेना चाहिए। और हमने तो कई बार लिखित में सब जगह दे चुके हैं, हम अब थक भी चुके हैं, सही बता। जैसे मैंने आपको बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए आवाज़ उठाते देखा। मैंने ट्विटर प्लेटफॉर्म पे मैं देखती रही हूँ आप लोगों को, पहलवान प्रोटेस्ट हुआ, आपने तब बोल भी दिया था कि मेरे सम्मान ले लो सरकार जी, लेकिन बेटियों को न्याय दो। आप सम्मान लेके बैठ गए थे अपना सड़क पे। तो मैंने बड़े कम पहलवानों को देखा या बड़े कम खिलाड़ियों को देखा इस आपके साथ जो हो रहा है इस पर बोलते हुए, आवाज उठाते हुए। नहीं देखो वीरेंद्र, हमारा कोई राजनीति से कोई उसमें वो नहीं था। जब एक देश की बेटी रोती है ना तो बुरा तो लगता है। अब उसमें क्या राजनीति एजेंडा था हमें इस चीज़ का नहीं पता था, पर इतना बुरा लगा जब हमें। हमारा तो बस यही बात ये था कि प्रधानमंत्री जी तक इन बेटियों की आवाज़ पहुँचे और इनको सम्मान मिले। हमें उसमें ये राजनीतिक का तो कोई था ही था। वीरेंद्र को ये अच्छा है बिल्कुल नहीं लगा कि एक देश की बेटी रो रही है और वीरेंद्र बोले ये तो गलत हो रहा है। तो इस चीज़ पे हमने तो फिर और कोई ज़्यादा चीज़ वो भी नहीं की थी। तो ऐसे आप बात नहीं करते दूसरे खिलाड़ियों से कि आप हमारे लिए भी आवाज उठाएं, आप बोलें दूसरे खिलाड़ियों को, आप कभी ऐसा निवेदन करते हैं उनसे? नहीं, मैं पहले तो सुशील पहलवान ने कोई सब जगह उन्होंने आवाज़ उठाई थी। बजरंग भी ठीक है और विनेश भी वीरेंद्र के लिए कई बार लिखती है ट्विटर अकाउंट से। तो पर पहले नहीं थे, अभी अब तो आप खिलाड़ी आप भी कहते थे कई बार कि आप उन खिलाड़ियों से मिलते नहीं हो, क्यों नहीं बोलते। पर इसमें अब 100 उनके अपने वो हैं कि वो अपने उसको देखते हैं कि मेरा प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं किसी के बारे में मैंने कुछ कह दिया तो क्या हो जाए। ऐसा हो जाता है खिलाड़ियों के बारे में, और तो कुछ ऐसा नहीं था। अब जो आगे ओलंपिक के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, खाना खर्चा चोट वो सब खुद से ही सारी चीजें? बिल्कुल, वो इनके वीरेंद्र की जॉब चली हुई है, उससे ही अपना काम चलाए हुए हैं। और उनके पिताजी हैं जो, और हम जैसे सपोर्टर इनके साथ दे रहे हैं जी। एक बात और हमें मालूम चली कि सर की शादी हुई, दहेज नहीं लिया। सर की शादी दहेज नहीं लिया क्योंकि दहेज के वो उस लड़की तो अनाथ थी ना वो। अच्छा, ये नहीं मालूम थी, ये कहानी अभी मालूम चली, जरा बताएं वो कहानी। वो अनाथ थी और वीरेंद्र की बात हुई, तो वीरेंद्र ने मुझे बताया। मैं और पहलवान जी और वीरेंद्र फिर गए नागपुर देखने के लिए। अच्छा, नागपुर अखाड़े में गए थे सर? नहीं, अखाड़े में नहीं, वो तो एक बस वो ऐसे झुग्गियों में रह रहे थे वो लोग। तो काफ़ी गरीब परिवार था। तो उसने मेरी तरफ भी कहा कि मुझे मैं परेशान हूँ यहाँ और सही से खाना भी नहीं मिलता और परेशान। मतलब उसने वीरेंद्र से भी बात की, तो फिर वो लोग छोड़ने आए थे यहाँ उसको। लगभग उसके परिवार बना हुआ है जैसे, बस पर अनाथ ही, उसके माँ बाप नहीं है, चाचा है और बुआ है। तो वो तो खुद इसको छोड़ने के लिए आए थे, हमने उनके यहाँ। फिर वीरेंद्र सारा काम हमने यहीं किया था, इसी अखाड़े में ही। इसी अखाड़े में ही शादी हुई? हाँ। इसी अखाड़े में कुश्ती की शुरुआत की, यहीं से नया जीवन शुरू किया। अच्छा, 3 साल का बेटा मैंने आपका देखा, वो भी कुश्ती कर रहा है? एक लड़का एक लड़की। दो? अच्छा, एक लड़का एक लड़की है। बच्ची कितने साल की? वो 1-1.5 साल की होगी। हाँ, वो भी साइन लैंग्वेज भी दोनों बात कर लेते हैं वीरेंद्र से, वो भी कर लेती है। हाँ, साइन लैंग्वेज दोनों बात कर लेते हैं। आपका बेटा तो यहाँ पे ही कुश्ती करते देखा मैंने, और बड़ी कमाल कुश्ती कर रहे थे। उसका खुद का इंटरेस्ट है, वो कह रहे हैं वो खुद ही करता है। तो आप उनको भी पहलवान बनाना चाह रहे हैं? चाह रहे हैं मेडल जीते हैं? वो वीरेंद्र कह रहे हैं वो उसका इंटरेस्ट है, अगर वो करेगा तो ठीक है। वो ये नहीं करे कि मैं ये करवाऊंगा, उसका इंटरेस्ट है वो उसका। हाँ ठीक है भाई, अगर आपको करना है तो करो। नहीं, उसका है इंटरेस्ट खुद का। आप ही वो दौड़ मारता है और सारी फिर लगातार प्रैक्टिस करता है। एक लड़की है छोटी इससे, और अब तो हो गया परिवार पूरा वीरेंद्र का, और अब 2025 की तैयारी में लगा हुआ है।
और ऐसे बोलते हैं कि उम्र एक तरह से हम कहें कि 30 साल से ऊपर उम्र हो जाने के बाद या 35 साल उम्र हो जाने के बाद कुश्ती छोड़ देते हैं पहलवान, तो ये अभी तक अपनी जारी रखे हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 40 प्लस भी बहुत पहलवान पहले भारत में हुए हैं, और मास्टर चंद्रग्राम जी थे जो 40 प्लस वो भारत केसरी बने थे। तो जो अपने संयम और नियम से रहता है वो आगे चलता है पहलवान ऐसा। अभी अभी भी कुछ दंगलों को ऐसे पहलवान है जो 50 वर्ष तक चल रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है पहलवान की, वो अगर लगातार मेहनत करेगा और सही ढंग से रहेगा तो वो चल कर सकता है। अभी क्या रहता है सर आपकी डाइट में, खाना पीना भोजन क्या रहता है? नहीं वीरेंद्र, वही 2-3 रोटी खाते हैं और दूध भी आधी किलो लेते हैं। इनकी ज़्यादा डाइट नहीं है। ये जो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं इस तरह, ये कुछ कभी नहीं खाते। कभी नहीं लिया सर प्रोटीन? ऐसा प्रोटीन कभी नहीं लिया? नहीं, वो नहीं खाते वो इन चीज़ों को। वो अपने देसी चीज़ बादाम है, मुनक्का, सेब और केला, ये चीज़, दूध, बस ये चीज़ खाते हैं। सर जो डेफ ओलंपिक में आपको जो पहलवान जो मिलते हैं वो अमूमन जैसे ये माटी वाले जो पहलवान उनसे ज्यादा तगड़े मिलते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कंपटीशन तो बहुत ज़बरदस्त है वहाँ ओलंपिक में। आप हाँ देखो, आप टोक्यो जापान अगले कंपटीशन को आप देखना, बहुत ज़बरदस्त। अभी इंडिया में बहुत कंपटीशन हो गया डेफ लोगों का। अब के बाद नेशनल होगा ना जो, तो उसमें के सारे वजन भर चुके हैं। हाँ, पहले लोगों को पता नहीं था, और जब से फिर वीरेंद्र ने शुरुआत की और फिर सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने इक्वल कर दिया तो हरियाणा सरकार भी कर लेगी, और बच्चों को भी बहुत इंटरेस्ट बढ़ा है। और कुश्ती में तो बहुत ज़्यादा है हरियाणा में। तो आज कल हरियाणा की टीम गई थी तो उसमें 6 पहलवान तो भारत की टीम गई थी, 6 पहलवान तो हरियाणा के थे। जो एशियाड हो रहा है डेफ का, तो वीरेंद्र को इंजरी थी इसलिए नहीं गए अभी। तो डेफ ओलंपिक की तैयारी में 2025 में। आपको बहुत सारे पहलवान कहते हैं आप उनके आइडल हैं, आप उनकी प्रेरणा है, वो किस तरह से लगता है? वीरेंद्र सभी का सम्मान करते, छोटे बड़े सबका। और छत्रसाल स्टेडियम में रहे थे तो सबसे प्रेम है उनका। हनुमान अखाड़े भी जाते हैं, और छत्रसाल स्टेडियम में 2 ही अखाड़े में ज्यादा रहे हैं वीरेंद्र। और अब सर ने यहाँ भी एक अखाड़ा कर लिया। यहाँ इनके पिताजी पहले से ही, शुरू से ही हैं। कब से चल रहा है सर ये अखाड़ा भी? ये तो 1885 से है वैसे, पर पहलवान जी यहाँ से 1982 में आ गए शायद, इनके पिताजी 1982 में। अब यही अपने जो शिष्य हैं उनको सिखा रहे हैं। जी जी जी। तो हम तो ये सोच रहे हैं कि हाँ, अब एक डेफ की कोई भी अभी पूरे देश में कोई भी एकेडमी नहीं है, और कुश्ती पे हम काम करना चाहते हैं जो डेफ प्लेयर उनके लिए। हम सोच रहे हैं कि आगे वीरेंद्र जब 2025 में ओलंपिक जीतने के बाद वो छोड़ देंगे या जो जैसा भी हो, तो उसके बाद यहाँ काम शुरू करेंगे इसमें। तो जैसे जो डेफ खिलाड़ी हैं उनको सिखाने के लिए जो कोचेज हैं वो हैं आज यहाँ मौजूदा समय में, जो उनकी भाषा समझते हो, जो उनके ऐसे इशारे समझते हो? वो तो वीरेंद्र भी है, मैं भी हूँ, और भाई ये सारे हम जान लेते हैं सारी चीज़। और जैसे जो दूसरे डेफ खिलाड़ी वो किस तरह से करते हैं फिर प्रैक्टिस? वो ऐसे ही करते हैं जैसे और ये प्लेयर करते हैं सभी। एक प्रैक्टिस तो एक सी कुश्ती तो एक ही है, वो भी डेफ ओलंपिक या ओलंपिक कुश्ती तो एक ही है, वही रूल है सारा। दोनों सेम है। हाँ, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से रिकॉग्नाइज है, ये जो डेफ ओलंपिक है और पैरा ओलंपिक और ओलंपिक, इसमें जो चीज़ जो भी रूल वहाँ ओलंपिक में होगा, पैरा ओलंपिक में होगा, वही डेफ ओलंपिक में होगा। तो कुश्ती में कोई इनमें अलग थोड़ी है, कोई कैसी भी वही चीज़ है सारी। जैसे वहाँ पे ऐसा बताया गया कि इनको विसल नहीं सुनती है। हाँ, विसल सुनाई नहीं देती तो उसके लिए पुश करते हैं इनको, बस ये चीज़ अलग है, इनको पुश करते हैं। विसल सुनाई नहीं देती तो पुश कर देते हैं, वहीं रुक जाते हैं। तो पुश करने से तुरंत रुक जाती है इनकी कुश्ती। तो या इनको पता पड़ जाती है, इनको सही वो सारी चीज़ पता है। तो अब नॉर्मल
एथलीट से ये प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा, और स्क्रीन पे पॉइंट जैसे वो पता लग जाता है। हाँ, सबसे इनकी टेक्निक कौन सी हावी रहती है सर? जैसे बोलते हैं कि फला पहलवान का ये वाला था। कलाजंग सबसे इनकी फेवरेट थी पहले, तो ये हाथ उसकी वजह से खराब हुआ था। ये सबसे ज़्यादा ये उसको यूज़ करते थे ज़्यादातर ऐसे करके। हाँ, बहुत सारे हीरो हीरोइंस उनसे भी सर मूल्य मिले होंगे। बिल्कुल मिले हैं। ऋतिक रोशन जी ने भी बुलाया था, संजय दत्त से भी मिले हैं जी। आपके पसंदीदा कौन से हीरो हैं? वो कह रहे हैं मेरे सब पसंदीदा है, सबको ही फॉलो करते हैं, सबको। अच्छा, जब आपने पहली बार मेडल जीता, इतने सब लोग आपको देख रहे थे, इतने सारे लोग आपको देख रहे थे, वो कैसा था? आपको याद हो तो जरा बताएं, वो कितनी खुशी थी उस समय? खुशी बहुत थी, और वीरेंद्र वो से बात कहते हैं, फिर सरकार के पीछे जब 2-4 दिन की खुशी रहती थी, फिर उसके पीछे हमें मंत्रियों के पीछे ही जाना रहता था। फिर इन पे डॉक्यूमेंट्री बनी 2013 में। विवेक चौधरी और जी हैं जो अहमदाबाद से हैं, वैसे राजस्थान से हैं, उन्होंने बनाई। उधर बताओ देख के, क्या नाम है? क्या नाम है? मनदीप। मनदीप नाम है। तो वही कुश्ती मैंने आपकी देखी, बड़ी कमाल कुश्ती करते हैं। हाँ, कितने साल के हैं? 3 साल के। 3 साल के हैं, तो कुश्ती करनी बड़ी अच्छी लगती है। मेडल जीतना आगे? हाँ। मेडल जीतना है। जब अपने पिताजी की कुश्ती देखते हैं तो आपको क्या कैसा लगता है? खुश होते हैं बहुत ज्यादा? खुश होता हूँ। अच्छा, बड़े कमाल बोलते हैं आप, बड़े प्यारे हैं आप। खुशी घर पे है। खुशी इसकी छोटी बहन है, वो घर पे है, वो बता रहा है। अच्छा। हाँ, खुशी घर पे है, आप कह रहे हैं बड़े खुश। हाँ, वो मेरा बहन। अच्छा, बहन है आपकी? बहन है। हाँ, तो अखाड़े में आप रहते हैं, खुशी घर पे है, आपकी मम्मी भी घर पे हैं। मुझे पापा है। अच्छा, पापा। अच्छा, और मम्मी को याद करते हो? करता हूँ। हाँ, लेकिन पापा ज्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ। कुश्ती करनी और अच्छी लगती है। कुछ करता अच्छी लगती है। कि कौन कौन से दाव सीख लिए? हाँ? कौन कौन से दाव सीख लिए? मुझे पापा, मतलब जो पापा ने सिखाए वो वाले दाव सीख लिए। हाँ। सर, आज इतने सारे मेडल आपने जीत लिए, मान ले 5 बार के गोल्ड मेडलिस्ट डेफ ओलंपिक में, और नेताओं के यहाँ चक्कर काट रहे हैं आप लोग। अब उम्मीद है कुछ? बिल्कुल उम्मीद है। केंद्र सरकार में तो पॉलिसी बनी चुकी है, तो और मुख्यमंत्री जी इसको जरूर सुनवाई करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है उनसे। अगर राज्य में हम कहें कि ये डेफ ओलंपिक जो है वो उसको पैरालंपिक के अनुसार ही सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएं, आपकी यही मांग है? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। और जो पॉलिसी थी 2017 में, तो पॉलिसी के अनुसार वीरेंद्र को वो भी इनाम दिया जाए। मान लो अगर उसमें हम कोर्ट में भी, तो कोर्ट से भी हम विड्रॉ कर लेंगे उस केस को। हमें क्या, हमें केस लड़ने की कोई वो थोड़ी है। तो यही था कि जब सभी प्लेयर्स को उस टाइम मिल रहा था, तो वीरेंद्र को भी मिलना चाहिए था नौकरी का। और हम कहेंगे जो राशि मिलनी थी वो भी नहीं मिली अभी तक। नहीं मिली। वो 2022 में भी 5वां हिस्सा मिला। 5वां हिस्सा मिला। हाँ, और जॉब में भी कोई प्रमोशन नहीं की, वो जूनियर कोच ही। वही जूनियर कोच ही है। तो ये अब लोग तो कहते हैं बार बार आवाज उठा, आप इनके दिल को तो देखो, आप देखो कैसे चेहरा रहता है कि और प्लेयर तो जो उनसे जूनियर है वो तो बड़े पद पे बैठे हैं, और वीरेंद्र जूनियर कोच है। तो आपकी योग्यता अगर ए ग्रेड की है, तो आपको ए ग्रेड की मिलनी चाहिए ना। तो उस योग्यता यही थी, ओलंपिक में गोल्ड था वीरेंद्र का, तो वो मिलनी चाहिए थी। तो अब सर उम्मीद आपको? सीएम साहब अच्छे से मिले, और सैनी साहब, और उम्मीद है वीरेंद्र को बिल्कुल कि अब की बार सारे अधिकार मिलेंगे वीरेंद्र को। पूरी उम्मीद सर अब की बार। सीएम साहब ने काफ़ी अच्छे से बात हमारी सुनी,
वीरेंद्र भी उस बात पे और हम दोनों संतुष्ट थे, क्योंकि जिस तरीका से उन्होंने हमसे बात की, उनके बिहाव तो अच्छा था व्यवहार उनका। और हम तो पहली बार सीएम साहब से बनने के बाद मिले हैं, और हमें उम्मीद है अब की बार होगा, समान अधिकार वीरेंद्र को मिलेंगे। और वीरेंद्र अगर ये चीज़ होती तो वीरेंद्र 2025 टोक्यो जापान में और अच्छा प्रदर्शन करेगा। कोर्ट के भी चक्कर काट चुके आप? बिल्कुल चक्कर ही काट रहे हैं अभी तो। बहुत 2018 में केस अवार्ड मिला था, और उसके बाद कोर्ट है, और नेताओं के तो सीएम साहब से हम बहुत बार मिल चुके, खट्टर साहब से, तो वो तो यही कहते थे कि हाँ हम पॉलिसी देश में सबसे ज़्यादा नहीं। पर आप अपने बिहार पे कह रहे हो बिना देखे कि पॉलिसी आप और देखो ना, राजस्थान की देखो, एमपी की देखो, महाराष्ट्र की देखो, यूपी के देखो, तो सारी पॉलिसी इक्वल है। जो सेंटर की पॉलिसी है वही स्टेट की पॉलिसी है। तो ये चीज़ अब मुख्यमंत्री जी हमारी सुनेंगे, और हमें उम्मीद है पूरी। बस वीरेंद्र का तो यही है कि मैंने तो अपना टारगेट लक्ष्य ओलंपिक बना रखा है 2025, और उसके बाद वही अपना लास्ट होगा वीरेंद्र का 2025। इनके बाद कुश्ती से संन्यास लेने का सोच लिया? उम्मीद तो यही है, देखो काफ़ी लंबा वो हो गया 2025। अब कुछ प्लेयर्स तो ऐसे हैं, एक ओलंपिक जीतने के बाद ही छोड़ देते हैं। वीरेंद्र तो छठा खेल रहा है। और जो सामान्य ओलंपिक हैं, हम कहें कि उनसे ज़्यादा ही ताकतवर पहलवान इस और डेफ ओलंपिक में आते हैं, उनसे ज़्यादा ही हम ये कहीं मेहनत करनी पड़ती है? नहीं, देखो ओलंपिक तो वो कम नहीं है, उसकी ऐसे नहीं कि हम आपस में वो कर सकते, पर मेहनत यहाँ भी कम नहीं है। वही चीज़ है जो वो प्लेयर्स कर रहे हैं, ये बिना सुविधाओं के कर रहे हैं, वो सुविधाओं से कर रहे हैं, बस इतना ही है। अब भी सर आप ओलंपिक की जैसे तैयारी कर रहे हैं, सुविधाएं अब भी कुछ खास नहीं मिली है? नहीं, बिल्कुल, मैं तो कहता रहा हूँ, कोई कोच नहीं, कोई कैसा भी, कोई सरकार का भी ये नहीं पूछती कि क्या चल रहा है वीरेंद्र के जीवन में। बस एक वो कैंप लगाते हैं, जब 2025 जैसे ओलंपिक आ गया तो 1 महीने का कैंप लगाएंगे और फिर भेज देते हैं। उसमें कुछ कोच वोच आते हैं बाहर के? हाँ, उसमें कोचेज साई भेजती है कोच, उसमें साई के कोच होते हैं, और आउट ऑफ कंट्री जाते हैं जब भी कोच होते हैं, पर उसके अलावा नहीं होते। और नॉर्मल एथलीट को तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, फिजियो वगैरह सारी चीज़, उसका डाइट का भी वो देखते हैं क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, तो वो चीज़ तो वीरेंद्र के लिए तो कभी अभी मैंने तो देखी नहीं है कि फिजियो भी नहीं मिला कभी आपको, कभी कुछ ऐसे? फिजियो नहीं। ऐसे ओलंपिक में खेलते खेलते अगर चोट लग जाए तो आप अपने पैसे से ही कराएंगे इलाज? नहीं, वो तो सरकार भेजती है, सरकार करती है उन कामों को, तो उनके इग्नोर नहीं करते हम। जो चीज़ हो रही है वो तो सरकार कैंप भी लगाती है, और जो भी खर्चा उनका होता है मेडिकल का, उस टाइम का तो सारी चीज़ देते हैं। तो आप चाहते हैं कि जो केंद्र में जो पॉलिसी है डेफ ओलंपिक की, वो पॉलिसी इस तरह से राज्य में भी लागू हो? बिल्कुल होनी चाहिए, वो सारे राज्यों में लागू भी है। वैसे एक हरियाणा को छोड़ के बहुत राज्यों में लागू हो चुकी है वो। जो बड़े बड़े राज्य, यूपी है, राजस्थान है, और महाराष्ट्र है, तो उत्तराखंड है, सारी जगह पॉलिसी इक्वल होगी। हरियाणा में नहीं है? अभी नहीं है, तो उसमें संशोधन की जरूरत है, इसीलिए हम मुख्यमंत्री जी से मिले। और उनका जवाब पॉजिटिव आया? हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव आया, और उनका जो हमने वो लगाई थी उसका वो जवाब भी हमारे पास भी आया, आरटीआई का भी। हाँ, एक बार और मिलेंगे, जो चीज़ हमारे पास जवाब आया वो मुख्यमंत्री जी फिर दिखाएंगे कि ये जवाब दिया अधिकारियों ने, तो और भी हम एक बार मिलेंगे। सर, कोई ऐसा समय आया जहां आपको रोना आया हो? इस तरह की परिस्थितियां ऐसी रही क्या जीवन में? नहीं, ऐसा कि दुख तो बहुत होता है, पर अब उसको तो फिर वो वीरेंद्र स्ट्रगल में ही बदल देते हैं, पर क्या कर सकते हैं। और चीज़ तो और बहुत गलत हुई है वैसे, जो और प्लेयर को सारी चीज़ दी जा रही थी और वीरेंद्र वहाँ चुप बैठा था, पर वो उसने देश के लिए खेलना, कभी ये नहीं सोची कि मुझे तो अभी खेलना है, बस उन्होंने अपनी ये थी। तो ये आपने बातचीत सुनी
इस बातचीत को सुनकर आपकी आंखें भी भर आई होंगी। इस बातचीत को सुनकर कई सारे सवाल भी आपके जहन में होंगे। एक सवाल ये है कि वीरेंद्र पहलवान अपने अधिकार के लिए अब तक लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उनका ये कहना है कि उन्हें उम्मीद तो है कि नायब सैनी सरकार उनके लिए कुछ नई योजना लेकर आएगी या जो चल रहा है उससे कुछ कुछ बदलेगी ज़रूर। इस बातचीत को आपने सुना, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर।